भैया बताओ, कल रात ख्वाब में निशा जी आई थी या नहीं? शिवम सोफे पर फोन देख रहा था कि अचानक अंधेरा छा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया घर वालों का शिवम को चिढ़ाने का डेली का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अरे छोड़ ना यार विशाल, मैं बस वो वेदर चेक कर रहा था। वेदर? तेरे चेहरे का वेदर तो देख, बादल छाए हुए हैं और लाल लाल बिजलियां कड़क रही है। क्या है मम्मी यार? अरे देखो, मैंने निशा की माँ को तेरी वो फोटो भेजी जिसमें तू 3 साल का है और मटर की प्लेट सिर पर उल्टी है। अरे क्यों मम्मी? ओ गॉड, आप लोग पगला गए हो क्या? अच्छा बेटा, एक प्रैक्टिकल सवाल, शादी वाले दिन के लिए स्पीच तैयार कर ली है ना? तू वो अंग्रेजों की तरह शादी में स्पीच तो देने वाला है कि नहीं? पापा, भैया स्पीच नहीं डांस करने वाले हैं। मैं रिहर्सल भी देख चुका हूँ। आप लोग ना पूरी तरह बोर आ चुके हैं। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, अब डायरेक्ट शादी वाले दिन ही निकलूंगा। शिवम चला गया, पर तभी पड़ोसन चमेली दन दनाती घर में आई और शिवम को पकड़कर बोली, अरे बच्चा, तुम तो मुश्किल में पड़ गए। सुना है निशा बहुत मॉडर्न है। तुम ये शर्मीला अंदाज छोड़ो, वरना वो तुम्हें विंटेज आइटम समझकर शोकेस में रख देगी। चमेली, तू तो एकदम सही कह रही है। इसकी हालत तो देख, जैसे मटर की फली हो। बाहर से तो सही, अंदर से दाने हिल रहे डर के मारे। दिल में तूफान है पर चेहरा शांत, यही तो आदर्श दामाद की निशानी है भाई। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। शिवम ने अपने चेहरे को तकिए से ढक लिया। उसकी हालत देखकर विशाल ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा, ओहो, मेरे भाई का रोमांस अभी तक जन्म नहीं ले पाया है। डर मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें सिखा दूंगा हाउ टू इम्प्रेस योर वाइफ इन 5 इजी स्टेप्स। पहला स्टेप, शर्म को बाहर फेंक दो। दूसरा, जबान खोलो। तीसरा, अरे बस बस, मैं मर जाऊंगा यार। अरे नहीं बेटा, अभी तो तेरी शादी होनी है। मरना तो बाद में पता चलेगा, शादी के बाद। शिवम अब फाइनली अपने कमरे में भाग गया। फिर अगले दिन निशा के माँ बाप ने उन लोगों को मिलने बुलाया। सरोज जी, अब शादी का दिन दूर नहीं है, तो आइए कुछ जरूरी मुद्दों पर भी बात कर ले। आप दहेज में क्या क्या चाहेंगे बेझिझक बताइए। ये सुनते ही शिवम के घर वाले जरा अनकंफर्टेबल हो गए। बड़ी मुश्किल से सरोज ने कहा, चित्रा जी, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में सब कुछ है। निशा हमारी बहू बन जाए बस काफी है। जी बिल्कुल, हमारा यही स्टैंड है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। निशा के पिता राकेश जी ने उन्हें गौर से देखा, फिर अचानक हंस पड़े और बोले, अरे भाई, सब लोग यही कहते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है। ये समाज का रिवाज है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का सिर ऊंचा रहे। बिल्कुल सही जी। सरोज जी, समाज में मुंह उठाकर चलना है तो दहेज तो देना ही पड़ता है, वरना लोग क्या कहेंगे। देखिए, लड़की वाले ने कुछ दिया ही नहीं, और हमें भी तो अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना है ना, कहीं कल कोई बात ना हो जाए। सरोज और मनोज की निगाहें मिली। उस 1 सेकंड की नजरों की अदला बदली में पूरी बात कन्वे हो गई कि ये लोग कैसी बात कर रहे हैं, अब इन्हें कैसे समझाएं। आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, और बिना दहेज के भी हम आपकी बेटी को वैसा ही रखेंगे जैसे एक रानी को रखा जाता है। हाँ भाई, हमारा तो यही फैसला है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। सबकी निगाहें शिवम पर टिक गई। वो जो आमतौर पर शर्माता रहता था, उसकी आवाज में अब एक अलग ही धार थी। आप अपनी बेटी के साथ जो करना चाहे करें, हम रोकने वाले कोई नहीं है। उसे गिफ्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लेकिन हाँ, हमें दहेज नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शिवम ने अपनी बात ऐसे कही थी जैसे पत्थर की लकीर, लेकिन वो लोग तो मानते ही नहीं थे। हमें बस आप इतना बताइए कि आपके घर में क्या नहीं है। सब कुछ है। हमारी बच्ची के लिए अच्छा बेड है, बस थोड़ा पुराना है। ठीक है, तो हम बेड के पैसे दे देंगे। उसकी आप चाहे मरम्मत करा लीजिएगा या फिर नया ले लीजिएगा, और बाकी सारा सामान हम अपनी बच्ची को गिफ्ट करेंगे। मनोज समझ चुका था इन लोगों को कुछ भी समझाना बेकार है, तो उसने हार मान ली। आखिरकार शादी हुई और निशा बहुत सारा दहेज लेकर उस घर की बहू बनकर आई। लेकिन बहू बनते ही कुछ अजीब हुआ। अरे ये डिनर सेट कहाँ से आया भाई? ये तो हमारा नहीं लग रहा। निशा ने गर्व से अपना सिर उठाया।
वो इस सवाल का, इस पल का इंतजार कर रही थी, जैसे कोई हीरोइन अपने सबसे अच्छे डायलॉग का। पापा जी, ये मैं अपने दहेज में लाई हूँ, आज आप लोग इसमें खाकर देखिए, ये मेरे मामा इटली से लाए थे। ऐसा डिनर सेट आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। इसमें खाने का स्वाद भी बदल जाता है। आप लोगों ने तो अब तक बाजार से ली हुई प्लेटों में ही खाया होगा ना। टेबल पर सन्नाटा पसर गया। चम्मच कांटे चलने की आवाज भी बंद हो गई। ये फ्लैक्स नहीं, ये एक ताना जैसा कुछ था। मनोज को बुरा लगा, पर सरोज ने मनोज की ओर देखा, एक नजर में ही उसे शांत कर दिया। अच्छा सेट है बेटा, खाने पर ध्यान दो। अब अगले दिन विशाल ने निशा के घर से आए हुए पैंट शर्ट पहने तो बोला, अरे वाह भाभी, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, बहुत मुलायम लग रहा है। यही तो वो मौका था जिसकी निशा को तलाश थी। वो एक बार फिर अपनी दहेज गैलरी के दरवाजे खोलने को तैयार थी। जी देवर जी, आपने अब तक इतना महंगा कपड़ा शायद ही पहना होगा। ये मेरे चाचा इंग्लैंड से लाए थे, ब्रांडेड है। ब्रांडेड चीज ऐसी होती है ना। इसीलिए तो मैं दहेज लाना चाहती थी, ताकि आप लोग भी इन चीजों का मजा ले सके और मैं भी। इतना भी खास नहीं है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, बस वही कह रहा था कि बहुत अच्छा है। विशाल का चेहरा पल भर को लाल हो गया था। उसे समझ में आ रहा था कि ये बेइज्जती है। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन नई नवेली भाभी को भला क्या बोला जाए, इसलिए वो चुप रह गया। एक तो अपनी मर्जी से लेकर आई है और अब ऐसे ताना मार रही है जैसे हमने मांगा हो। आज के बाद मैं नहीं पहनने वाला। क्या हुआ देवर जी, कपड़ों में खो गए क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। गरीबों को कुछ महंगा मिल जाए तो वो ऐसे ही पागल हो जाते हैं ना। ओहो, क्या अभी देवर जी। अगले दिन शिवम की बुआ निशा से मिलने आई। पहले तो इधर उधर की बातें हुई, फिर अचानक उनकी नजर एक अलमारी पर पड़ी तो बोली, अरे वाह, ये अलमारी तो बहुत सुंदर है। शिवम, ये तुमने नई लगवाई क्या? मैंने तो पहले इस घर में कभी नहीं देखी। यामिनी बुआ का ये साधारण सा कमेंट एक ऐसा बटन दबाने जैसा साबित हुआ, जिससे निशा के अंदर का दहेज फ्लेक्स मोड ऑन हो गया। सुंदर तो लगना ही है बुआ जी, क्योंकि ये मेरी दहेज की है और बहुत महंगी है। इतनी महंगी अलमारी यहाँ भला कैसी हो सकती है? इसमें बड़े हाईटेक फीचर है, बहुत एडवांस है। मुझे लगता है ये तो शायद पूरे शहर में किसी के घर में भी नहीं होगी। अरे बहू, तुमने तो इस अलमारी की ऐसी तारीफ की है जैसे कि इस घर में कोई खजाना मिल गया हो। कोई सोने की अलमारी थोड़ी ना है। शिवम, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी दिखावे वाली निकली भाई। यामिनी की हंसी में मजाक था, लेकिन सरोज और मनोज के चेहरे पर छाई सन्नाटे की बर्फ में कोई दरार नहीं पड़ी। वे हंसने का नाटक कर रहे थे, पर उनकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। शिवम ने तेजी से दिमाग चलाया। अच्छा बुआ, आपको पता है आज मौसम कैसा है? वैसे फल आ गए, चखिएगा। नहीं बुआ जी, देखिए, ये है इसकी फीचर्स। सॉफ्ट क्लोजिंग, जर्मन हार्डवेयर, और ये लकड़ी इटालियन। यहाँ के सामान में ऐसा कुछ चीप ही मिलता है। हमारे यहाँ सब कुछ इम्पोर्टेड और एक्सपेंसिव होता है। इस अलमारी से इस घर की शोभा बढ़ गई है ना? शिवम ने आखिरकार हाथ पकड़कर निशा को खींचा। चलो मम्मी को किचन में हाथ बटवाओ, खाने में देर हो रही है। ये कहते हुए वो उसे वहां से ले गया, मानो किसी बम का फ्यूज निकाल रहा हो। यामिनी बुआ बस मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शिवम ने उस समय तो निशा को खींच लिया, लेकिन निशा को तो मौके मिलते ही रहते थे, जैसे अगले दिन चमेली के रूप में। आओ आओ चमेली, कैसी हो तुम? मेरी छोड़ो सरोज, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, रंग बड़ा सुकून भरा है। निशा, जो कमरे के दूसरे छोर पर बैठी फोन देख रही थी, उसके कान खड़े हो गए। साड़ी और तारीफ शब्द उसके लिए एक अलार्म बेल की तरह थे। वो तुरंत उठी और रेसिंग कार की तरफ वहां पहुंच गई। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भला? ये मेरे दहेज की जो है, बनारस से लाई थी मम्मी सबके लिए। है ऐसी साड़ी यहाँ तो मैंने किसी को पहने नहीं देखा पूरे खानदान में। सरोज का चेहरा सफेद पड़ गया। चमेली की आंखें चौंधिया गई। वो इस ड्रामेटिक एंट्री से हैरान थी। बहू, इतनी स्पीड में आने की क्या जरूरत थी? मैं तो डर ही गई भाई। मेरे घर की साड़ी की बात आई तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। निशा, जाओ चाय बना लाओ, मेहमान है। चाय तो बन जाएगी, लेकिन पहले साड़ी के बारे में बता दो। देखिए, ये जरी का काम, हाथ से बुना हुआ, कीमत का अंदाजा लगाइए। आप लोगों की साड़ी से कितना अलग है ना। हाँ हाँ ठीक है, अब चाय बनाओ जाकर। बड़ी मुश्किल से वो चाय बनाने गई।
चमेली सरोज की ओर देखकर दबी हंसी हंस पड़ी। मुझे तो लगता था मैं ही बहुत बातूनी हूँ और लोगों को ताने मारते घूमती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी भी गुरु ले आई सरोज। फिलहाल मैं तो चली, तुम ही पीना दहेज वाली चाय। चमेली हंसती हुई चली गई और बेचारी सरोज ने अपना माथा पीट लिया। फिर अगले दिन शिवम और निशा शिवम की किसी दोस्त की पार्टी में गए। वहां भी निशा ने यही ड्रामा शुरू कर दिया। अरे शिवम, मेरे घर से आपको दहेज में मिली वो घड़ी जो इतनी महंगी है, वो क्यों नहीं पहनी आपने? इस सूट के साथ कितनी अच्छी लगती। शिवम को लगा जैसे सारे लाइट्स उस पर फोकस हो गई हो। उसके गले के चारों ओर का कॉलर अचानक बहुत टाइट हो गया। वो बोला, वो मैं भूल गया। और वो जो सोने की चेन मिली थी, वो तो पहन लेते, कम से कम पूरे 2 तोले की है। आपने तो कभी पहनी ही नहीं होगी। ये हाँ पहनते तो आपका रौब बन जाता, सब देखते रह जाते। आसपास खड़े लोग कान खड़े करके सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। शिवम का खून सिर में चढ़ गया। उसने निशा का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे, बिना किसी से विदा लिए, उसे घसीटते हुए पार्टी से बाहर ले आया। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो? अगली बार तुम्हारी दहेज की चीजों में सच धज कर आऊंगा, ठीक है? चले अभी। निशा को समझ में नहीं आया कि शिवम असल में गुस्सा है। अगले दिन उसने अपने दहेज के सामान में से एक शाइनी नया माइक्रोवेव निकाला। सरोज पुराने तरीके से कढ़ाई में दूध गर्म कर रही थी। निशा ने देख लिया। ये वो मौका था जिसका उसे इंतजार था। मम्मी जी, लगता है आपने माइक्रोवेव नहीं चलाया, ऐसे ही रह गए। चलिए, मैं अपने दहेज में लाई हूं तो आपको ये सीखने को मिल रहा है। आइए सिखाती हूँ। रहने दो बेटा, मैं कढ़ाई से काम चला लूंगी। अरे नहीं, देखिए ये टच स्क्रीन है, ये बटन पुराने जमाने का नहीं है, ये अलग चीज है, महंगा है ना, मेरे दहेज का है। आइए सिखाती हूँ। वो सिखा रही थी, लेकिन हर वाक्य एक छुरे की तरह घूम रहा था। समझ गई ना मम्मी जी? समझ गई कि कैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। पर सरोज को अभी और बेइज्जती सहनी थी। अगले दिन रोबोट वैक्यूम क्लीनर निकाला गया। निशा रिमोट थामे एक सेनापति की तरह उसका मार्गदर्शन कर रही थी। देखा आप लोगों ने, ये है टेक्नोलॉजी। ये खुद ब खुद हर कोने को साफ कर देगा। अब आप लोगों को झाड़ू लेकर दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह भाभी, ये तो जादू है। जादू नहीं विशाल, ये मेरे दहेज की क्वालिटी है। ये रोबोट अमेरिका से आया है। आप लोगों के घर की तो ये झाड़ू भी पुरानी और टूटी हुई है, उससे क्या सफाई होती होगी। अब देखिएगा कैसे चमक उठेगा ये घर। सरोज चुपचाप उस मशीन को देखती रही। शिवम ने माथा पकड़ लिया। इसके बाद शाम में सब शिवम के कमरे में बैठे थे कि अचानक पुराने लकड़ी के बेड से एक तेज चरचराहट की आवाज आई। देखा आपने, ये पुराना बेड तो अब टूटने वाला है। आपने अब तक ये बदलवाया क्यों नहीं? मेरे पापा ने पैसे दिए हैं ना नई मरम्मत या नए बेड के लिए, करवा लीजिए ना। ठीक है, करवा लूंगा। इतना ज्यादा हर बार याद मत दिलाया करो। याद दिलाना पड़ता है, नहीं तो आप लोग तो इसे चलाते ही रहोगे ऐसे। ये क्या किसी जमाने का एंटिक लगता है। हमारे घर में तो हर कुछ साल में फर्नीचर बदल ही जाता है। सब उठकर कमरे से निकल गए, पर निशा क्या कम थी। अचानक अगले दिन उसके माँ बाप भी आ धमके, और उन्हीं दहेज के तानों के साथ। सच कहो सरोज जी, अच्छा मम, हमने दहेज में इतना सब दे दिया, वरना यहाँ तो कुछ अच्छा था ही नहीं। हाँ, वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव, इडली की अलमारी और जाने क्या क्या। हमारी बेटी को काफी आराम हो गया है। विशाल का चेहरा लाल हो गया। शिवम ने अपनी मुट्ठी बांध ली। सरोज ने एक तीखी नजर से मनोज को देखा, जिसका मतलब था कुछ मत बोलो, मेहमान है। फिर अगले दिन बरामदे में सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी जी, ये लीजिए, ये मेरा वाटरप्रूफ मेकअप है। आज बाहर धूप है ना, पसीना आएगा, आपका मेकअप बह जाएगा। अरे मैंने तो नहीं, ये नहीं बहेगा, क्योंकि ये मेरे दहेज का वाटरप्रूफ मेकअप है। आपकी जैसे सस्ता वाला नहीं है जो पानी से धुल जाए। सरोज ने वो बॉक्स ले तो लिया, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। फिर जब दहेज में आई कार में सब निकले तो निशा ने अपनी लंबी कार का बखान शुरू कर दिया। देखा आप लोगों ने, अगर ये कार ना होती जो मेरे दहेज में आई है तो हम लोग तो जा ही नहीं पाते। यहाँ ऑटो भी जल्दी नहीं मिलते हैं, और वो भी कैसे गंदे टूटे से। उनमें बैठकर पार्टी में जाते तो शर्मिंदा होना पड़ता। सबने उसकी बात इग्नोर कर दी, लेकिन वो तो चालू ही रही। अब सब पक चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात में मिलकर इस बारे में बात करी। अब बस,
अब और नहीं सहा जाता, हर चीज पर मेरा दहेज मेरा दहेज। सच कहूं, आज उस मेकअप वाले बॉक्स वाली बात से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसकी सास हूं या कोई भिखारी? पापा, मैं तो अब खाना खाते वक्त भी डरता हूँ, कहीं प्लेट देखकर कोई लेक्चर शुरू ना हो जाए। पापा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करें, उसे समझाएंगे कैसे? समझाना? वो तो हर बात पर हमें नीचा दिखाने का मौका समझती है। उसे लगता है कि उसने और उसके परिवार ने हमें बहुत कुछ दान में दे दिया है। पर दे दिया, अब उसे लग रहा है कि हम उसके एहसान तले दबे हुए हैं। अगले दिन मौके की तलाश थी और वो मौका उन्हें निशा के मायके में एक जन्मदिन की पार्टी में मिल ही गया। वहां पहुंचते ही निशा के माँ बाप शुरू हो गए। अरे आइए आइए सरोज जी, नया सोफा सेट अच्छा है ना? निशा के दहेज वाला आपकी घर वाले तो बहुत ही पुराना हो गया था। और वो बेटा एयर कंडीशनर तुम्हारे कमरे में लगवाया है? तुम्हारे घर में तो पुराने कूलर से ही काम चल रहा था, हमने सोचा बेटी को गर्मी ना लगे। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, शादी में 10 लाख से भी ज्यादा खर्चा हुआ है। निशा मुस्कुरा रही थी जैसे ये उसकी जीत की परेड हो। मनोज और सरोज का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। विशाल ने मुट्ठी बांध ली, तभी शिवम ने अपना ग्लास जोर से टेबल पर रखा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल खामोश हो गया। उसकी आंखों में आग थी। बस बस हो गया, अब और नहीं। सब हैरान होकर शिवम की ओर देख रहे थे। निशा का मुस्कुराता चेहरा सफेद पड़ गया। आप लोगों ने मेरी जिंदगी को एक दहेज प्रदर्शनी बना दिया है। हमने मना किया था ना दहेज लेने से, लेकिन आप लोग जबरदस्ती थोपते रहे। अरे बेटा, ये तो हमारा प्यार नहीं है, ये अहंकार है। आपको लगता है कि आपने हमें कुछ दान दे दिया? आपकी बेटी भी इसी अहंकार में डूबी हुई है। हर पल हमें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने सब कुछ दे दिया। आप खर्चे की बात करते हैं, 10 लाख खर्च किए, लेकिन हमसे कभी पूछिए हमने कितना खर्च किया? साड़ी, गहने और जाने किस चीज की बात होती है, हमने सब कुछ चढ़ाया है, लेकिन उसका कभी नाम नहीं लिया। आपने कार दी, लेकिन वो चलती तो मेरे पेट्रोल से है। आपने जाने कौन कौन से अप्लायंसेस दिए, पर वो मेरी बिजली से चलते हैं। वो खर्चा मेरा है, पर हम गाते नहीं है। अरे तुम तो बेटा, समाज लड़के वालों को बदनाम करता है कि दहेज लेते हैं, लेकिन असलियत ये है कि आजकल लड़की वाले अत्याचार कर रहे हैं। आप लोगों ने दहेज दिया है तो क्या हमारी इज्जत, हमारे घर की शांति खरीद ली है? निशा की आंखों में आंसू आ गए। चित्रा और राकेश का सिर शर्म से झुक गया। शिवम ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बात सब समझ गए। राकेश आगे बढ़ा। शिवम बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने प्यार को चीजों में तोल दिया। हाँ बेटा, हमें ये नहीं करना चाहिए था। एक तो दहेज देना ही गलत है, हमने दिया और फिर उस पर इतना कुछ सुनाया है। माफ कर दो शिवम, सच में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी गलत थी। शिवम ने निशा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, राहत थी। उसने उसका हाथ थाम लिया। अब बस सब ठीक हो गया। अब से इस घर में कोई दहेज नहीं, बस प्यार की बात होगी। तो अब केक कट कर लिया जाए या फिर मैं घर जाऊं? पूरा हॉल एक बार फिर खिलखिलाहट से गूंज उठा और अब सब सही हो चुका था।